UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये रिपोर्ट एक ऐसे सवाल को लेकर है जो कि प्रदेश की धामी सरकार के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ आपदा प्रभावितों की। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का मुआवजा उत्तराखंड सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। अपने को अधिक संवेदनशील साबित करने के लिए राज्य सरकार अब तक का सबसे बेहतर मुआवजा पैकेज देने का वादा तो कर रही है, लेकिन वह सबसे बेहतर पैकेज क्या होगा, यह तय करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल हाल ही में जिलाधिकारी चमोली की ओर से जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए शासन को 3 विकल्प दिए गए हैं, जिस पर अमल करना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली की ओर से उत्तराखंड शासन को वह कौन कौन से विकल्प बताए गए हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली की ओर से जो 3 विकल्प दिए गए हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला विकल्प, पहले विकल्प में प्रभावित भू भवन स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए वन टाइम सेटलमेंट किए जाने का प्रावधान है। प्रभावित हुए भूमि भवन की क्षति के मुआवजे के रूप में वन टाइम सेटलमेंट करते हुए भूमि भवन का निर्धारित मानकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान करने से पूर्व संबंधित प्रभावित की भूमि भवन की रजिस्ट्री राज्य सरकार के पक्ष में की जानी होगी। दूसरे विकल्प के तहत प्रभावित भू भवन स्वामियों को प्रभावित भूमि के सापेक्ष गृह निर्माण के लिए निश्चित अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक की भूमि प्रदान की जाएगी तथा प्रभावित भवन का मुआवजा दिया जाएगा। प्रभावित भू भवन स्वामियों को 100 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि होने पर शेष भूमि का मानकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। प्रभावित भूमि भवन स्वामियों का संपूर्ण भुगतान करने से पूर्व वह गृह निर्माण के लिए निश्चित अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक की भूमि आवंटित करने से पूर्व संबंधित आपदा प्रभावित की भूमि भवन की रजिस्ट्री राज्य सरकार के पक्ष में की जानी होगी। तीसरा विकल्प, तीसरे विकल्प के तहत प्रभावितों के पुनर्वास हेतु चिन्हित स्थान पर अधिकतम 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर भवन निर्माण कर दिया जाएगा। यदि प्रभावित आवासीय भवन भूमि का मूल्यांकन प्रदान किए जा रहे भूमि आवास से अधिक है तो शेष धनराशि का भुगतान प्रभावित को किया जाएगा। प्रभावित भूमि भवन के सापेक्ष अधिकतम 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर भवन निर्माण कर आवंटित करने से पूर्व संबंधित आपदा प्रभावित की भूमि भवन की रजिस्ट्री राज्य सरकार के पक्ष में की जानी होगी। एक तरफ जो विकल्प जोशीमठ के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जिलाधिकारी चमोली की ओर से दिए गए हैं, वह विकल्प और NDMA के नॉर्म्स बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात प्रदेश की सत्ताधारी दल बीजेपी की करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अभी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश की धामी सरकार जोशीमठ के लोगों का सही तरह से विस्थापन करेगी और एक ये बेहतर विस्थापन साबित होगा। कि मैं बार बार बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि सबसे अच्छा विस्थापन अगर होगा तो जोशीमठ के क्षेत्र का होगा, क्योंकि जोशीमठ ज्योतिर्मठ भी है और ओली जैसा एक बड़ा हमारा जो साहसिक पर्यटन केंद्र वहाँ पर है। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, इसलिए जोशीमठ के अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारी सरकार का उत्तरदायित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट किया है कि हम जोशीमठ के अस्तित्व को और भव्य स्वरूप इस रूप में देंगे। लेकिन अगर बात जोशीमठ के लोगों की करें तो जोशीमठ के लोग अभी भी यह सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर सरकार उन्हें किस हिसाब से मुआवजा देने जा रही है। जोशीमठ बचाओ आंदोलन के वामपंथी नेता इंद्रेश मेखुरी भी यही सवाल उठाते हैं कि आखिर सरकार जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के मुआवजे को लेकर क्या कर रही है। अगर इसी तरह सरकार देरी करती रही तो यह लोगों की परेशानियों को और बढ़ाएगा। तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली की ओर से उत्तराखंड शासन को यह 3 विकल्प दिए गए हैं, जो कि अभी हमने आपको बताए हैं।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 3 विकल्पों को सरकार धरातल पर कैसे लागू करेगी, क्योंकि एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के हिसाब से ही मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि एनडीएमए के नियम आखिर क्या कहते हैं। ये अब आप जान चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए उत्तराखंड शासन की ओर से जो 3 विकल्प एनडीएमए को भेजे गए हैं, यदि एनडीएमए उसे स्वीकृति प्रदान कर भी देती है तो क्या प्रदेश की धामी सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों को इस मुआवजे से संतुष्ट कर पाएगी? इस सवाल को लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत से। चलिए आपको सुनाते हैं कि जय सिंह रावत का इस सवाल पर क्या कहना है। जो मानकों के हिसाब से, मानक क्या है? करोड़ों के लोगों की प्रॉपर्टी है। आपके मानक कुछ कम तो 15-20 लाख से कम तो किसी का मकान नहीं है। और उसके लिए मानक क्या है? पहाड़ के लिए 1,30,000 और मैदान के लिए 1,20,000। तो अगर किसी का 50 लाख का मकान है, उसको 1,30,000 आपने हमारे दिया और उसके बाद कह दिया कि आप ये लिखे देंगे कि इस प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो जाएगा, इसका मतलब वो बेदखल हो गया। किस आधार पर आप मुआवजा देंगे? क्षतिग्रस्त के आधार पर देंगे और पूर्ण क्षतिग्रस्त या आंशिक क्षतिग्रस्त के आधार पर ही तो आपने मुआवजा देना है। दरार के हिसाब से तो नहीं होगी, कितने सेंटीमीटर दरार है, कितनी गहरी दरार पर तो कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। एनडीएमए का जो क्राइटेरिया है वो तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है या आंशिक क्षतिग्रस्त है। मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जिसका आप 1,20,000 में क्या एक बाथरूम नहीं बन सकता, तो कैसे मकान बन जाएगा? और आप जो मकान बना के भी देंगे, मकान पता नहीं क्या उनकी क्या किस कॉस्ट पर होगी। तो ये कुल मिला के बिल्कुल अच्छा सरकार अभी तक बहुत, आप कहते हैं हम बेहतर देंगे, कैसे देंगे? आप देखो सरकार के सामने आप कहने के लिए कुछ भी कर दो। आज आपने जोशीमठ के लिए कोई पैमाना तय कर लिया, तो वही कल क्या कहते हैं दूसरी कुंवारी गांव है इधर पिंडर घाटी में, वो धसेगा, या दूसरा झलिया गांव है वो घिस गया, या दूसरा आपका कर्णप्रयाग है, जहां भी है पैमाना तो एक ही होगा ना। राज्य सरकार जोशीमठ के लिए अलग, कर्णप्रयाग के अलग और पिंडर घाटी के अलग और पिथौरागढ़ के लिए अलग तो नहीं बना सकती है। तो वो भी सरकार को देखना, सरकार बोल क्यों नहीं रही है कि भैया हमको आपदा में मुआवजा एक जैसा ही मिलेगा, चाहे कोई कहाँ हो और कैसा होगा, इस बदले की ढूंढ दी है। तो अब आप समझ गए होंगे हमारी इस रिपोर्ट को देखकर कि आखिर हमने शुरुआत में यह क्यों कहा था कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को मुआवजा देना प्रदेश की धामी सरकार के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर धामी सरकार किस विकल्प को चुनकर जोशीमठ के आपदा प्रभावितों तक मुआवजा पहुंचाती है और वो आखिर मुआवजा राशि
कितनी होती है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।